नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 12th हिंदी वितान से चैप्टर नंबर 2 जूझ से आज महत्वपूर्ण सभी प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे जो कि पिछली एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और अभी 2020-21 की एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए ये स्पष्ट करें कि क्या ये शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। जूझ का अर्थ है संघर्ष करना। इसमें कथानायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। ये एक किशोर के देखे और भोगे हुए गांवई जीवन के क्षुद्र यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त करता है। जो आनंद रहता है वह विद्यालय जाना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी उसको विद्यालय नहीं भेजकर खेतों में काम करवाना चाहते हैं। वहीं उसके जो गुरु हैं और साथ ही उनकी माँ है, वो आनंद का सहयोग करती है और वो भेजना चाहती है, लेकिन इसके लिए आनंद को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो वह जूझता रहता है पूरे इस कहानी में। इसके लिए इस पाठ का नाम जूझ रखा है। तो लेखक के संघर्ष में उसकी माँ देसाई सरकार, मराठी व गणित के अध्यापक ने सहयोग दिया, अतः ये शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। इस कहानी के कथानायक में संघर्ष की प्रवृत्ति है। उसका पिता उसको पाठशाला जाने से मना कर देता है। इसके बावजूद कथानायक माँ को अपने पक्ष में करके देसाई सरकार की सहायता लेता है। वह दादा व देसाई सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखता है तथा अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देता है। आगे बढ़ने के लिए वह कठिन शर्त मानता है। पाठशाला में वह नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार ये शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। सैंपल पेपर 2007 के लिए दिया हुआ है, तो आपकी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके लिए। इसका उत्तर है बच्चों, लेखक को मराठी का अध्यापक बड़े आनंद से पढ़ाता था। वह भाव, छंद और लय के साथ कविताओं का पाठ करता था। बस तभी लेखक के मन में ये विचार आया कि क्यों न वह भी कविताएं लिखना शुरू करे। खेती में काम करते करते, भैंसें चराते चराते उसे बहुत सा समय मिल जाता था। इस कारण लेखक ने कविताएं लिखनी आरंभ कर दी। अपनी सारी कविताओं को वह मराठी के अध्यापक को दिखाता था ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके। प्रश्न नंबर 3, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया वो देख लेते हैं हम। जब लेखक को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था तो उसे अपना अकेलापन काटने को दौड़ता था। इसी अकेलेपन ने उसके मन पर निराशा की छाया डाल दी थी। इसी कारण वह जीवन के प्रति निर्मोही हो गया था, मतलब जीवन से किसी प्रकार का मोह नहीं था। लेकिन जब उसका लगाव कविता के प्रति हुआ तो उसकी धारणा एकदम बदल गई। उसे अकेलापन अब अच्छा लगने लगा था। वह चाहता था कि कोई उसे कविता रचते समय टोके नहीं। वास्तव में कविता के प्रति लगाव होने के बाद लेखक के लिए अकेलापन जरूरी हो गया था। इसी अकेलेपन में वह कविताएं रच सकता था, क्योंकि एक कवि को अकेला छोड़ेंगे तभी वह कविता रच पाएगा। तो लेखक भी चाहता था कि उसे कविता लिखते समय कोई भी रोके टोके नहीं। अब उसको अकेलापन अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर 4, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो लेखक के मन में ये मराठी अध्यापक थे, इन्होंने ही रुचि जगाई थी। इनका नाम था सौंदलगेकर। लेखक बताता है कि पढ़ाते समय वे समय में रम जाते थे। उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। सुरीला गला, छंद की बढ़िया लय ताल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी।
पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करते, उसी भाव की किसी अन्य की कविता भी सुनाकर दिखाते। वे स्वयं भी कविता लिखते थे। याद आई तो वे अपनी भी एकाध कविता सुनाते हुए, अनुभव करते हुए लेखक को इस बात में अपना भान ही नहीं रहता था। वह अपनी दुनिया में खो जाता था। लेखक अपनी आंखें और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति आदि पर ध्यान देता था। तो इस तरह से मराठी के अध्यापक से ये तुकबंदी करता था और लय, छंद, अलंकार आदि के बारे में कविता के सभी विशेषताओं को वह सीखता था। प्रश्न नंबर 5, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तो आपको ये बताना है, आपको तर्क सहित उत्तर देना है कि लेखक जो पढ़ना चाहते थे उनके संबंध में उनके पिताजी का रवैया अच्छा था या फिर दत्ताजी राव का रवैया सही था। इसका उत्तर है, पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। लेखक का दृष्टिकोण पढ़ाई के प्रति यथार्थवादी था। उसे पता था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला, पढ़ने से उसे कोई न कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। वह सोचता भी था कि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार कर लूँगा। दत्ताजी राव का रवैया भी सही है। उन्होंने लेखक के पिता को धमकाया तथा लेखक को पाठशाला भिजवाया, यहाँ तक खुद खर्चा उठाने तक की धमकी लेखक के पिता को दी। इसके विपरीत लेखक के पिता का रवैया एकदम अनुचित था। उसकी ये सोच, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है, तू एकदम प्रतिगामी था। वह खेती के काम को ज़्यादा बढ़िया समझता था समय ऐसी करने के लिए बच्चों को खेती में झोंकना चाहता था। तो इस तरह से उसके पिता की सोच अलग थी और उनके दादा की सोच अलग थी। तो हमारे मत से भी जो दत्ताजी राव का रवैया था वो सही था और लेखक का रवैया भी सही था। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है और लेखक के पिता का रवैया सही नहीं था। अगला प्रश्न है, जूझ उपन्यास में लेखक ने क्या संदेश दिया? क्या लेखक अपने उद्देश्य में सफल रहा? तो इस उपन्यास के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति को संघर्षों से जूझते रहना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती रहती हैं, इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। उसके लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो विद्यार्थियों, आपके जीवन पर ये उपन्यास एकदम सटीक बैठता है। आपको भी संघर्ष करना है। जितना संघर्ष करोगे आप उतनी ही ऊंची सफलता पाओगे। संघर्ष करना तो मानव की नियति है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में जीवन भर संघर्ष करता है। यदि संघर्ष नहीं किया तो मानव जीवन नीरस बन जाएगा। इन संघर्षों से जूझ कर व्यक्ति सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। लेखक का जीवन भी बहुत संघर्षशील था। प्रश्न नंबर 7, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? तो अगर झूठ नहीं बोलते तो लेखक अनपढ़ रह जाता। वह जीवन भर खेतों में कोल्हू के बैल की तरह जूता जाता। उसे सिवाय भैंस चराने और खेती करने के कोई काम न होता। वह दिन भर खेतों में काम करता, शाम को घर लौटता। उसका पिता अय्याशी करता। लेखक के सारे सपने टूट जाते। वह अपना जीवन और प्रतिभा ऐसे ही व्यर्थ जाने देता है। बिना झूठ का सहारा लिए उसकी प्रतिभा कभी न चमक पाती। केवल एक झूठ ने लेखक के जीवन की दिशा ही बदल दी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लेखक का पाठशाला में पहला अनुभव कैसा रहा? मतलब वह विद्यालय गया तो उसका पहला दिन कैसा था? उत्तर है, लेखक फिर से 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। वहाँ उसे पुनः नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं ना पास की टिप्पणी उसके नाम के आगे लिखी हुई थी। पहले दिन गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी लड़का उसका जानकार नहीं था। लेखक को बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा कि उसे अब
उन लड़कों के साथ बैठना पड़ेगा जिन्हें वह मंदबुद्धि समझता था। उसके साथ के सभी लड़के तो आगे की कक्षाओं में चले गए, इसलिए वह कक्षा में स्वयं को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। प्रश्न नंबर 9, जो उपन्यास की संवाद योजना की समीक्षा करें। संवाद मतलब बातचीत, बातचीत का तरीका इस उपन्यास में किस तरह का है। तो संवाद योजना की दृष्टि से ये उपन्यास बहुत सफल रहा। इस उपन्यास के संवाद रोचक, मार्मिक, छोटे किंतु प्रभावशाली हैं। उपन्यासकार ने पात्रों के अनुकूल संवाद प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उनकी संवाद योजना पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं भी प्रस्तुत करती हैं। इस उपन्यास के सभी पात्र अपने स्तर और स्थिति के अनुसार संवाद बोलते हैं। तो जब जिसको जो बोलना चाहिए वो उसी हिसाब से संवाद रखे हुए हैं, उसके वाक्य उसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। लगभग सभी संवाद पात्रों की मनोस्थिति को प्रस्तुत करते हैं। छोटे संवाद अधिक प्रभावशाली। पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। तो छोटे जो संवाद है वो ज़्यादा प्रभावशाली लग रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, कविताएं पढ़ते हुए लेखक को कितनी शक्तियां प्राप्त हुई। उत्तर है, लेखक बताता है कि कविताएं पढ़ते हुए, कविताओं के साथ खेलते हुए उसे 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहली, लेखक को डोल पर चलते हुए अकेलापन और उबाऊपन महसूस होता था, लेकिन कविताएं पढ़ने से लेखक का उबाऊपन दूर हो गया। लेखक अपने आप से ही खेलने लगा। लेखक को ऐसे लगना लगा यदि वह अकेला रहे तो अच्छा है, क्योंकि अकेले रहने से वह ज़्यादा कविताएं लिख सकता था। और दूसरे लेखक को कविता गाना आ गया। अब वह काव्य पाठ करते करते नाचने गाने लगता था। उसे लय, तुकबंदी और छंद का ज्ञान होने लगा। गाने के साथ साथ अभिनय भी करता था। अभिनय करना भी लेखक सीख गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक कविता किस ढंग से लिखता था और कविता बंदी के प्रति उसकी लगन कैसी थी। उत्तर है, जब लेखक मराठी अध्यापक सौंदलकर से प्रभावित हुआ तो उसने खेतों में काम करते करते कविताएं लिखने अथवा रचना करने का निश्चय किया। भैंस चराते चराते लेखक फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करता, जोर जोर से गुनगुनाता, कविताएं लिखता, फिर उन्हें मास्टर जी को दिखाता। कविता रचने के लिए लेखक खीसे में कागज़ और पेंसिल भी रखने लगा। कभी यदि उसके पास कागज़ और पेंसिल नहीं होती तो लेखक लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। कभी कभी तो वह पत्थर पर भी, कंकड़ों से भी कविता लिख दिया करता था। जब कविता याद हो जाती तो वह कविता को मिटा देता। वास्तव में कविता के प्रति लेखक की लगन बहुत ज़्यादा थी। कविता के लिए वह अपना पूरा जीवन बिता देना चाहता था। प्रश्न नंबर 13, दत्ताजी राव ने दादा की खिंचाई किस प्रकार की। सरकार ने आनंद की पढ़ाई के मामले में दादा पर बहुत गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में किस तरह श्रम नहीं करता था, किसी तरह की श्रम नहीं करता था, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता था, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रही है। प्रश्न नंबर 14, पहले दिन शरारती लड़के चौहान ने लेखक के साथ क्या किया। तो पहले दिन जब लेखक स्कूल आया तो वह सहमा हुआ था। उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, बस्ता भी नहीं था, उसकी किसी से जान पहचान भी नहीं थी। एक चौहान नाम का लड़का रहता है, बहुत शरारती रहता है। तो वह पूछता है कि वह नया लगता है या फिर वह गलती से आ बैठा है। लेखक बाल गड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली धोती व गमछा पहने हुए था। चौहान ने उसका गमछा छीन लिया, उसे अपने सिर पर लपेटकर मास्टर की चक्ल की। उसने उसे उतारकर टेबल पर रखा और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी आवाज़ की। मास्टर जी के आने पर वह चुपचाप अपनी जगह पर जा बैठा। तो इस तरह से वो चौहान नाम का जो लड़का था उसने लेखक के साथ शरारत की। प्रश्न नंबर 15, किस घटना से पता चलता है कि लेखक की माँ उसके मन की पीड़ा समझ रही थी। जूझ कहानी के आधार पर बताइए। उत्तर है, लेखक की इच्छा पढ़ाई जारी रखने की थी, परंतु उसका पिता उसे खेत का काम व पशु चराने का काम कराना चाहता था, इसलिए उसने लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी। इस बात से लेखक बहुत परेशान रहता था। उसका मन दिन रात पढ़ाई जारी रखने की योजनाएं बनाता।
इसी योजना के अनुसार लेखक ने अपनी माँ से दत्ताजी राव सरकार के घर चलकर उसकी सहायता करने व अपने पिता को राजी करने की बात कही। माँ ने लेखक का साथ दिया, तो साथ देने की जब बात कही तो तुरंत स्वीकार कर लिया। वह दत्ताजी राव से जाकर बात भी करती है और पति से इस बात को छिपाने का आग्रह करती है। इससे पता चलता है कि वह अपने बेटे के मन की पीड़ा को समझती थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 16, दत्ताजी राव की सहायता के बिना जूझ कहानी का मैं पात्र वह सब नहीं पा सकता जो उसे मिला। तो यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि अगर दत्ताजी राव मदद नहीं करते तो मैं लेखक नहीं बन पाता। तो इस बात को आपको स्पष्ट करना है। उत्तर है, लेखक के पिता ने खेत में काम के नाम पर उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। उसे लगता था कि उसका बेटा बिगड़ जाएगा। माँ बेटे के प्रयास असफल हो गए। उनके गांव में दत्ता साहब सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। लेखक का पिता उनका दबाव मानता था। माँ बेटे ने एक झूठ के सहारे दत्ताजी राव से सहायता मांगी। दत्ताजी राव ने पिता को खूब डांट लगाई तथा उसके कहने पर लेखक का पिता उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। पाठशाला में लेखक अन्य बच्चों के संपर्क में आकर पढ़ने लगता है। इस प्रकार दत्ताजी राव लेखक के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके बिना लेखक की पढ़ाई नहीं हो सकती थी और वे अनपढ़ ही रह जाते। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही अच्छा है, 2008 और 2013 में आया हुआ है। जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? उसकी किन्हीं 4 चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जूझ कहानी में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वह दत्ताजी राव, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति रहते हैं। वे आम लोगों के कष्ट दूर करने की कोशिश करते हैं और उनके चरित्र की ये विशेषताएं हैं। वो तर्कशील रहते हैं। तर्क के आधार पर वो दूसरों को गलत साबित करते हैं। लेखक की पढ़ाई के संबंध में वे लेखक के पिता से तर्क करते हैं, जिसके कारण उन्हें पढ़ाने की मंजूरी दे देता है। मददगार होते हैं। दत्ताजी राव लोगों की मदद करते हैं। वे लेखक की पढ़ाई का खर्चा भी उठाने को तैयार हो जाते हैं। वे अच्छे प्रेरक भी हैं। दत्ताजी साहब का व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। वे अच्छे कार्यों के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। इसी की प्रेरणा से लेखक का पिता बेटे को पढ़ाने के लिए तैयार होता है और समझदार हैं। दत्ता बेहद सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। लेखक उसकी माँ की बात का अर्थ वे शीघ्र ही समझ जाते हैं। वे लेखक के पिता को बुलाकर उसे समझाते हैं वह बेटे की पढ़ाई करवाए। वह माँ बेटे की बात को गुप्त ही रखता है। प्रश्न नंबर 18, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र को पढ़ना जारी रखने के लिए कैसे जूझना पड़ा और किस उपाय से वह सफल हुआ? तो उत्तर है, लेखक के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहता था, जबकि लेखक व उसकी माँ पिता के रवैये से सहमत नहीं थे। उन्होंने दत्ताजी राव की सहायता से ये कार्य किया। लेखक पाठशाला जाना शुरू कर देता है। वहाँ दूसरे लड़कों से उसकी दोस्ती होती है। वह पढ़ने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। स्कूल में वृत्ति, किताबों आदि की समस्या से उसे 2-4 होना पड़ता है। यहीं पर मराठी के अच्छे अध्यापक से वह प्रभावित होकर कविताएं भी लिखने लगता है। वह खेतों में काम के समय भी आसपास के दृश्यों पर कविता बनाने लगता है। उन कविताओं को अपने अध्यापक सौंदल कर को दिखाता है। ये सब कार्य उसने एक झूठ के सहारे किया। अगर वह झूठ न बोलता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं डालते। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई। क्या ऐसा कहना ठीक है? तो मतलब अपने पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चलनी पड़ी, तो वो क्या उचित थी? लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। उसके पिता ने खेतों में काम के बहाने उसे स्कूल जाने से रोक दिया। माँ और बेटा पिता को नहीं मना सकते थे। अब उनके पास अंतिम उपाय दत्ताजी राव थे, जो गांव में सर्वाधिक प्रभावशाली थे। तो माँ और बेटा उनके पास जाते हैं और उनके पिता की शिकायत करते हैं। वे पिता के बारे में झूठ भी बोलते हैं। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को बुलाकर बेटे की पढ़ाई के संबंध में डांट लगाई तथा उसे स्कूल भेजने का आदेश दिया। पिता ने भी कुछ शर्तों के साथ हामी भर दी। इस तरह लेखक का स्कूल जाना शुरू हो गया। वहाँ अब मित्रों से मिला तथा एक शिक्षक के प्रभाव में आकर कविताएं रचने लगा। ये सब झूठ के जरिए हुआ। नैतिकता की दृष्टि से ये झूठ गलत था, परंतु झूठ भी सही माना जाता है जो कल्याणकारी हो।
इस तरह झूठ का सहारा लेने से जीवन व सपनों का विकास होता है, तो वह झूठ अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 20, जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि ये जो कहानी है वह प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष की कहानी है। आपको पता ही है कि जो आनंद रहता है वह पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसको पढ़ाना नहीं चाहते, खेती का काम करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह किस तरह से दत्ताजी राव से मिलता है, झूठ का सहारा लेकर अपने पिता के खिलाफ जाकर वह पढ़ाई करता है, और खेतों में भी काम करते करते वह पढ़ाई करता है। तो कितनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना संघर्ष जारी रखता है और फिर एक अच्छा कवि बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर। ये कहानी एक किशोर के देखे और भोगे ग्रामीण जीवन के यथार्थ की गाथा है। इस कहानी में एक किशोर को पिता के तानाशाही रवैये के कारण खेती में लगना पड़ा। उसका मन पाठशाला के लिए तड़पता था, वह परिस्थितियों से जूझता था। ये एक किशोर को देखे और भोगे गए गांवी जीवन के खुरदरे यथार्थ और परिवेश को विश्वसनीय ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई स्तर पर जूझता है। पहले वह घर में संघर्ष करता है, उसके बाद स्कूल में भी उसे पढ़ाई के लिए जूझना पड़ता है, आर्थिक संकट से जूझता है। इन सब संघर्षों के बावजूद वह अपनी पढ़ाई जारी रखता है। फिर वह कविता पाठ करने लगता है, गणित में भी वह अव्वल रहता है। इस कारण सभी उसे आनंद करने लगे थे। लेखक ने आत्मकथ्य में अपने जीवन संघर्ष को ही व्यक्त किया है। तो ये कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष की कहानी है। अच्छा प्रश्न है बच्चों, फिर से एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को फिर से गौर करने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 21, जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा देती है? तो आज के किशोरों के लिए, किशोरियों के लिए ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है कि किस तरह से लेखक को प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझना पड़ा, सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद वो अच्छे अव्वल नंबर के स्टूडेंट्स में से गिने जाते थे। आज आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, इसके बावजूद आप पीछे जा रहे हैं। तो ये कहानी आपको कहीं ना कहीं उत्साह देती है, प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। देखो इस कहानी के माध्यम से क्या क्या प्राप्त होता है? दूरदर्शिता। कहानी का नायक आनंद दूरदर्शी है। वह किशोर अवस्था में ही पढ़ाई के महत्व को समझ गया था। उसे पता था कि खेती में ज़्यादा आमदनी नहीं है। वह नौकरी या व्यवसाय का महत्व समझ गया था। फिर मेहनती, आनंद बहुत मेहनती था, खेतों में कठोर मेहनत करता था, तो भी वह पढ़ाई में अव्वल था। ये प्रेरणा नया युवक ले सकते हैं। फिर संघर्ष, तो किशोर किशोरियां कम संघर्ष से सफलता अधिक चाहते हैं। आनंद ने पढ़ाई, खेती, स्कूल, समाज, हर जगह प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी पढ़ाई में उसने सफलता पाई। फिर अभ्यास, तो आनंद पढ़ाई में बेहद ध्यान देता था। कविता का अभ्यास वह भैंस की पीठ पर, पत्थर पर, खेतों में हर जगह करता था। गणित में भी वह बेहद होशियार था। तो इस तरह से बच्चों कह सकते हो कि ये कहानी आज के किशोर किशोरियों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। प्रश्न नंबर 22, जो कि अंतिम प्रश्न है, जूझ कहानी का नायक किन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई जारी रख पाता? अगर उसकी जगह आप होते तो उन विषम परिस्थितियों में किस प्रकार अपने सपनों को जीवित रखते? तो अगर आप होते आनंद की जगह तो क्या करते? जूझ कहानी के नायक के सामने संकट था। उसके पिता के लिए खेती ही सब कुछ था। शिक्षा को वह निरर्थक मानते थे। उसने लेखक का स्कूल जाना बंद करवा दिया क्योंकि वे खेती व पशु चराने का काम उससे करवाना चाहते थे। लेखक व उसकी माँ पढ़ाई के बारे में उससे बात करते डरते थे। उन्हें दत्ताराव के जरिए अपनी बात मनवाई। पिता ने खेती के काम करने की शर्त पर स्कूल भेजने की मंजूरी दे दी। स्कूल में लेखक अपनी उम्र के हिसाब से छोटी कक्षा में था। शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। पैसे की कमी के कारण वर्दी आदि की भी दिक्कत थी। लेखक ने अपने परिश्रम से अपना सम्मान अर्जित किया। कविता व गणित में अव्वल स्थान प्राप्त किया। अगर मैं लेखक की जगह होता तो मैं भी मेहनत करता, संघर्ष करता, लगन से अपना लक्ष्य हासिल करता। तो आपको बच्चों ये सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे लगे? सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार के प्रश्न पर डाउट है या कोई और प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर
सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए हैं तो आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। इन प्रश्नों को फिर से दोहरान करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।